अगली चीज़ है टैक्स। टैक्स या फिर हम इसे कर कहते हैं। ये आपको एक्सरसाइज नंबर 7I पेज नंबर 209 में हेल्प करेगा। तो बच्चों आप देख रहे होंगे ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो में आपको कई सारे विषय कराए गए हैं, लेकिन ये सारे विषय आपको कई दिनों में आपके अध्यापक पढ़ाएंगे और विभिन्न अभ्यासों में आपकी मदद करेंगे। कर में सबसे पहले हम बात करेंगे कर व्यवस्था की। प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा प्रजा के हित में अनेक कार्य जैसे देश की सुरक्षा हेतु सेना का रखरखाव, सड़क एवं पुल निर्माण, आम नागरिकों की चिकित्सा एवं शिक्षा की व्यवस्था करना आदि किए जाते हैं। अब इन सब कार्यों के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उक्त कार्य हेतु धन की आवश्यकता होती है। धन का संग्रह कर लगाकर किया जाता है। इस प्रकार धन संग्रह व्यवस्था को कर व्यवस्था कहते हैं। तो बच्चों मोटा मोटा इन सब कार्यों के लिए सरकार को जिस धन की आवश्यकता होती है वो हम लोगों से थोड़ा थोड़ा कर लगाकर, हर चीज़ जो भी हम खरीदते हैं उस पर थोड़ा सा टैक्स लगता है और वो पैसा जमा होता है जिसे हम कर कहते हैं, और इन सब कार्यों में मदद होती है। तो प्रदेश स्तर पर क्या होता है? प्रदेश स्तर पर सड़कें, पुल, बांध, स्कूल, चिकित्सालय, सरकारी भवन निर्माण, पुलिस प्रशासन आदि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। प्रदेश स्तर पर विभिन्न वस्तुओं पर कर लगाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है, जैसे भू राजस्व, वैट, बिक्री कर आदि। तो ये तो हुआ प्रदेश स्तर पर। केंद्र स्तर द्वारा क्या होता है? केंद्र सरकार द्वारा। इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा सेना के रखरखाव, उच्च शिक्षा संस्थान जैसे आपने सुना होगा IIT, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सब में, और न्यायालय आदि के लिए विभिन्न प्रकार के कर जैसे आयकर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेवा कर द्वारा धन संग्रह किया जाता है। तो ये सब कर के प्रकार हैं। बेसिकली कर के प्रकारों को दो अन्य विभाजन में भी हम बता सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह पर लगाया गया कर जो उसे सीधा प्रभावित करता है प्रत्यक्ष कर कहलाता है। उदाहरण के रूप में आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि। आयकर की दर आय के स्तर पर निर्भर करती है, मतलब आपकी जितनी भी आमदनी है, आपकी जितनी भी आय है, उस पर आपका कर निर्भर करता है। वर्तमान में आयकर की दर निम्नवत है। वार्षिक आय, मान लीजिए किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 2.5 लाख है, तो उसका आयकर जो लगेगा वो 0 है। इसका मतलब 2.5 लाख तक कोई भी कर नहीं लगता है। लेकिन अगर वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है तो आपका आयकर 5% लगेगा। अगर वार्षिक आय 5 लाख रुपए से 10 लाख है तो आयकर 20% लगता है, और अगर वार्षिक आय 10 लाख से अधिक है तो आपका आयकर 30% लगता है। तो बच्चों इस तरह के आयकर को हम प्रत्यक्ष कर में ही लेते हैं। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स की। उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स आदि को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इस प्रकार के कर की व्यवस्था में कर का भुगतान का उत्तरदायित्व वस्तु के विक्रेता या सेवा प्रदाता की होती है, परंतु वस्तु या सेवा के मूल्य में कर सम्मिलित रहता है। इस प्रकार क्रेता या खरीदने वाला को वस्तु या सेवा के मूल्य के साथ साथ अप्रत्यक्ष कर का भी भुगतान विक्रेता को करना पड़ता है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, मान लीजिए शूज़ लेने गए, तो जब हम शूज़ लेने गए कुछ हमें उसका अमाउंट तो देना ही है, जितने रुपए के वे जूते हैं, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा टैक्स हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो वही आपका अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा कुल कर में काफ़ी अधिक होता है। अब हम बात करेंगे जीएसटी की। आप सबने ये नया सुना होगा, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। 1 जुलाई 2017 को पूर्ववर्ती
अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर जिसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, सेवा कर सर्विस टैक्स जैसे होटल में खाना खाने में, बिजली बिल आदि में, तथा राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर जिसे हम सेल टैक्स कहते हैं को समाप्त करके केंद्र सरकार द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष कर जो जीएसटी है वह भी आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो सरकार ने ये सारे टैक्स खत्म करके एक नया टैक्स दिया है, जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो इस टैक्स को लागू किया गया और इसकी दर विभिन्न वस्तुओं पर क्रमशः 5%, 12%, 18% तथा 28% है। इन दरों को केंद्र सरकार समय समय पर पुनरीक्षित करती रहती है। तो बच्चों, आप लोग बिल्स देखते होंगे, जब भी आप शॉप पे कुछ खरीदने जाएंगे, मॉल में जाएंगे, तो जब बिल आता है, बिल में एक जीएसटी वर्ड यूज होता है जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी, एक क्वेश्चन पहले करते हैं उसके बाद। उदाहरण है जीएसटी का। एक जोड़ी जूते का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। मान लीजिए शूज लेने गए आप शॉप पर और उसका एमआरपी या अंकित मूल्य 1500 रुपये है। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है तो उसे खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे? मतलब 1500 रुपये तो हमें देने ही हैं, उसके साथ हमें एक्स्ट्रा जीएसटी भी पे करना है। तो कुल हमें कितने रुपए देने हैं? तो जूते का अंकित मूल्य या एमआरपी कितना है? 1500 रुपये। जीएसटी कितना है? 18%। अब देय जीएसटी कितना हो गया? 1500 रुपये का 18% हम निकालेंगे, वो हमें टैक्स देना है। तो 1500 गुणा 18/100, ये आ गया आपका 270 रुपये। जीएसटी निकल गया 270 रुपये। अतः जूते का देय मूल्य अंकित मूल्य प्लस जीएसटी होगा। अंकित मूल्य हमारा 1500 रुपये था, जीएसटी आ गया 270। दोनों को जब हमने जोड़ा तो 1770 रुपये फाइनल कॉस्ट आ गई। तो बच्चों, जब हम शूज़ लेने गए, दोहराते हैं इसी चीज़ को, 1500 रुपये एमआरपी था जो उसका रेट था, उस पर हमने 18% जीएसटी दिया जो कि 270 रुपये निकला। सो फाइनली हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ा? 1770 रुपये। आइए मैं आपको एक बिल दिखाती हूँ। इस बिल में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यही वाला प्रश्न लिया है, कुछ कुछ ऐसा ही आपका जीएसटी वाला बिल होगा। ये इनवॉइस है, डिटेल्स ऑफ बिल, यहाँ नेम आ गया कस्टमर का, एड्रेस आ गया, स्टेट आ गया, डेट आ गया। इधर के आ गया डिटेल्स ऑफ शिप्ड फ्रॉम, जिसने दिया है शूज़, मान लीजिए कंपनी का नाम एबीसी शूज़ है, फिर स्टेट यूपी हो गया, डेट ऑफ इनवॉइस आ गया। अब यहाँ सीरियल नंबर है 1, डिस्क्रिप्शन शूज़, क्वांटिटी 1, हमने एक जोड़ी जूते लिए, रेट कितना है? 1500 रुपये, टोटल आ गया 1500। अब आप नीचे देखिए 18% जीएसटी लिखा है, तो 18% जीएसटी 1500 का कितना हुआ? 270 रुपये। ठीक है, 270 को फिर हमने 1500 में जोड़ा और फाइनली आ गया 1770 रुपये। तो इस तरह से आप बिल्स में चेक कीजिएगा, ये आपके जीएसटी जो आज हम गणित पढ़ रहे हैं उसे हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ा है। इस तरह से आप बिल्स में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आजकल जीएसटी नामक टैक्स लग रहा है, और जैसे हमने शूज़ का कैलकुलेट किया, कोई भी वस्तु आप खरीदने जाते हैं उस पर जीएसटी लगता है। अगला उदाहरण, श्याम के पिता की वार्षिक आय मान लीजिए 3,60,000 रुपये है। यदि 2.5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त है तो 5% की दर से उन्हें कितना आयकर देना होगा? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट टैक्स में जिसमें आयकर आता है उसमें 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है, लेकिन श्याम के पिता की आय कितनी है? 3,60,000, तो इनको तो टैक्स देना पड़ेगा। आइए देखते हैं टैक्स निकलेगा कैसे। वार्षिक आय लिखी हुई है 3,60,000, कर मुक्त आय है 2.5 लाख। अब कर योग्य आय कितनी हो गई? मुक्त मतलब जिस पे टैक्स नहीं लगना है, और कर योग्य आय मतलब जिस पे नहीं लगना है उसे जब हम पूरी आय से घटा देंगे तो कर योग्य आय निकल आएगी। तो
तो 3,60,000 में से 2.5 लाख को जब आप घटाओगे तो 1,10,000 आ गया। तो आपकी कर योग्य आय है 1,10,000 रुपये। इस 1,10,000 पे टैक्स लगेगा। अतः देय आयकर कितना हो गया? 1,10,000 का 5%। 5% मतलब 5/100। अब 1,10,000 को 5/100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया 5,500। तो श्याम के पिता को फाइनली कितना टैक्स देना है बताइए? 5,500।